नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, हमारी इस ख़ास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ जो आज पर्सनैलिटी हैं वो कांग्रेस के एक युवा लेकिन सीनियर लीडर हैं, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वाकई ईश्वर और परिवार से मिलता है, लेकिन उन्हें जो एक व्यक्तित्व मिला है वो ऐसा लगता है कि किसी मॉडल या किसी बहुत ही एक कोई बॉलीवुड की पर्सनैलिटी की तरह वो दिखते हैं। बड़े खूबसूरत हैं और लेकिन इतना ही सुंदर उनका मन भी प्रतीत होता है कि जहाँ एक विनम्रता, एक ऐसे परिवार से जहाँ पॉलिटिकल लीगेसी है, राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन उसके बाद भी उनके भीतर कोई दम्भ और कोई चीज़ कभी देखी नहीं जाती है। बहुत सहज हैं, सरल हैं, सबसे मिलते जुलते हैं और दिमाग में शायद चीज़ें बिल्कुल वो ये नहीं रखते कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे कहाँ जाना है। और इसकी वजह शायद अब्रॉड में जो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है ये भी एक बड़ा कारण होगा कि बहुत खुले मन से वो चीज़ों को देखते हैं। तीसरी बार के वो विधायक हैं राघोगढ़, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में ख़ास तौर से एक बहुत, और कांग्रेस क्यों, बीजेपी की राजनीति में भी ये एक ऐसा किला है जिस पर बीजेपी की भी हमेशा निगाह रहती है। और ये भी एक संयोग है कि इस वक्त हम राघोगढ़ के इसी किले में हैं और इसी किले की परंपरा और इसी की लिगेसी को आगे बढ़ाने वाले जयवर्धन सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 12-13 साल के थे, 14 साल के थे, उन मेमोरीज़ में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। पिताजी एक बड़े स्टालवर्ट पॉलिटिशियन, परिवार एक बड़ा ही बड़ा परिवार, और उसमें बीच में एक जयवर्धन। घर में आपको क्या बुलाया जाता था उस समय? जेवी के नाम से। अच्छा, जेवी के नाम से। जी। तो जेवी मुझे लगता है कि बड़े अपने आप में रहने वाले, थोड़े से इंट्रोवर्ट और शाय से, डिफिडेंट से, इस तरह के बचपन से निकले, या किस तरह से आप उन मेमोरीज में जाते हैं तो कैसे याद करते हैं अपनी? सर, बात इंट्रोवर्ट या शाय होने की नहीं थी। वाह। बात ये थी कि मेरे पिता एक पब्लिक फिगर थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन हम तो नहीं थे पब्लिक फिगर या सीएम। मेरी मदर ने इस बात का ख्याल रखा कि बच्चों को एक बहुत ही साधारण जो एक जीवन छात्र का होता है वो सब बच्चों को जीना चाहिए है। इसलिए हम सब हॉस्टल में थे, बोर्डिंग स्कूल में थे। जैसा ही कहाँ हुई आपकी पढ़ाई? मैं पहले तो मसूरी में था और फिर देहरादून में था, देहरादून स्कूल में। 7वीं से 12वीं कक्षा तक। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और अनुशासन वहाँ पर रहता था बोर्डिंग स्कूल में। सब बच्चे एक समान रहते थे जी। कोई बच्चा अपने परिवार के नाते बड़ा या छोटा नहीं था, सब लोग एक समान थे। बच्चे अपने पढ़ाई में, खेलकूद में और व्यवहार में जो उनके पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, उस पर जाने जाते थे जी। तो एक प्रकार से बहुत ही एक अच्छा कंपेटिटिव वातावरण रहता था। बहुत ही मतलब एक कंपटीशन के साथ साथ बहुत ही एक फ्रेंडली और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता था, क्योंकि सब बच्चे एक समान थे, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी थी। किसी के पास कोई बेहतर कपड़ा या जूता नहीं, सब एक समान रहते थे। बहुत स्ट्रिक्ट था कि भाई सभी आपके यूनिफॉर्म, सभी कपड़े सब स्कूल के रहेंगे। कोई भी व्यक्ति घर का या अपने क्लोथिंग कैंपस में नहीं पहन सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जिससे कि जो हमको हॉस्टल में अपब्रिंगिंग मिली वो ऐसी थी कि हमने कभी भी, जब तक मैं 18 वर्ष का था, तो हमें ना किसी का जाति या समाज की जानकारी थी, ना किस परिवार से आते उसकी कुछ हमको मतलब था कि भाई हम सब वहाँ पर मित्र जैसे रहते थे। और आज भी उन सब मित्रों के साथ वही संबंध है। और मैं भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी को उस प्रकार से देखता हूँ आज कि आखिर इंसान इंसान होता है। अब वो किस परिवार से आता है वो तो थोड़ी तय करता है, तो ईश्वर तय करते हैं। लेकिन हम सब अपने जीवन में सकारात्मक काम करें, पॉजिटिव काम करें,
तो ये एक हमारी अपब्रिंगिंग थी। और जब छुट्टी भी होती थी, जब मैं मध्य प्रदेश आता भी था, तो हमेशा मैं और मेरी जो 4 बड़ी बहनें थी, हमेशा हमको हमारी दोनों ने, माता और पिता ने, हमेशा दूर रखा हमको पब्लिक आई से, क्योंकि भाई वो तो काम हमारे फादर का था, एक सीएम के रूप में, एक नेता के रूप में। तो तब तक मैं पॉलिटिक्स पे नहीं था, तब तक मैं बिल्कुल दूर रहा इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसमें हमेशा हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी का भी भाई या पिता या कोई भी अगर परिवार में राजनीति में हो, तो वो राजनीति में है, परिवार थोड़ी है। तो एक परिवार को जैसा कि एक नॉर्मल जीवन होता है वैसा जीना चाहिए है। आउट ऑफ पब्लिक आया, आउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज या जो सुविधाएं जो रहती है राजनेता को, वो तो नेता के लिए रहती है, लेकिन परिवार को जो वास्तविकता होती है वो समझनी चाहिए है। तो मुझे याद है मेरी मदर ने मुझे हमेशा कहा था कि ये सीएम हाउस तेरा थोड़ी है, ये तो सरकार का है। जिस दिन तुम्हारे पिता सीएम नहीं रहेंगे, उस दिन ये सब सरकारी गाड़ियाँ, सब घर, सब तुम्हारे पास थोड़ी रहेगा, ये तो सरकार का है, वो तो वापस सरकार को जाएगा। तो उनने हमको बचपन से ये कहा था कि तुम्हारा एक ही घर है रावगढ़ में, बाकी सब आपके जो भी सुविधाएं भोपाल की हैं वो सब तो सरकारी सुविधाएं हैं। ये घर आपका नहीं है, ये बड़ी दार्शनिक बात है सर, बड़ी फिलोसॉफिकल बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सर। हम ये भी सुनते हैं कि एक बहुत उनका जो नज़रिया था आपकी माता जी का, बहुत हम्बल था। आज भी उनको याद करते हैं उनके उस एटीट्यूड की वजह से। और मैंने ये भी सुना है कि शादी के समय उनका एमबीबीएस में चिकित्सा के लिए उनका एडमिशन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के लिए उसको सेक्रीफाइस किया, उसको छोड़ दिया। जी, उनका मेडिकल में हो गया था, बट क्योंकि उसमें उसे 19 साल की थी जी, जब रिश्ता तय हुआ, तो जब शादी हुई थी उनकी, तो जैसा कि आप जानते हो उस समय तो बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। मेरे नाना आईएनए में मेडिकल ऑफिसर भी थे, और फिर उसके बाद उनने फिर खुद की प्रैक्टिस दिल्ली में प्रारंभ की थी। मेरे मदर का जो पूरा छात्र जीवन था वो दिल्ली में ही गुजरा था, और फिर ऑफ कोर्स शादी के बाद वो रावगढ़ में ही फुल टाइम रहती थी। पूरा अपना तो दिल्ली और उस समय का रावगढ़ तो बहुत ही बड़ा अंतर था, बहुत अंतर था। जी। लेकिन मुझे जहाँ तक स्मरण है, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, कि उन्होंने कभी कंप्लेंट्स शब्द ही उनकी लाइफ में नहीं था। वैसे तो हमारे माता और पिता दोनों का ही ऐसा एक हमेशा एक वो एटीट्यूड रहा है। हाँ। जहाँ मतलब बचपन से भी मैंने चाहे कुछ भी मेरी उम्र रही हो, चाहे प्राइमरी स्कूलिंग हो, चाहे हाई सेकेंडरी की हो, चाहे कॉलेज की भी हो, हमेशा दोनों मेरे माता और पिता ने हम सबको बहुत इंडिपेंडेंस दिया था। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुमको यही करना है ज़िंदगी में, यही करना है जीवन में। हमें काफ़ी हद तक स्वतंत्र छोड़ा था कि भाई जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो ज़िंदगी में, और दुनिया देखो, दुनिया समझो, और फिर जो तुम्हारी रुचि हो जी, उसी आधार पे फिर तुम आगे काम करो। बहुत बढ़िया। दोनों का ये जो नज़रिया है ये कमाल है। एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात मेरे जहन में आती है, एक बार दिग्विजय सिंह जी ने किसी प्रोग्राम में, जिसमें मैं भी था, उन्होंने कहा कि बचपन में आप शुरू में, बचपन क्या मतलब मेरे ख्याल से एडोलेसेंट जब एज होगी आपकी, तो आपकी काफ़ी कम बात होती थी उनसे पिताजी के तौर पे। तो जब आप अपनी टेबल पे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बैठते थे, तो उन्हें ये चीज़ कहीं अंदर छूती थी कि जे भी मुझसे कम बात क्यों करते हैं। तो किसी ने उनको बड़ी मनोवैज्ञानिक सलाह दी, वो युवाओं से मुखातिब थे दिग्विजय सिंह जी, तब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो फुटबॉल बहुत फॉलो करते हैं, तो आप पता करिए कि फ़ुटबॉल की क्लब्स क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने लीसेस्टर शायर, ये तमाम जो क्लब्स हैं बड़े यूरोप के, मैंने उनके बारे में पूछा, और फिर जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठे तो मैंने कहा जेवी ये कमज़ोर लग रहा है मुझे ये क्लब, तो आपने तुरंत काउंटर किया बिल्कुल नहीं। फिर वहाँ से एक इंटरेक्शन, इंटेंस इंटरेक्शन। इज़ इट ट्रू सर? जी ज़रूर। जैसे ये बात मतलब का एहसास मुझे भी हुआ जी कि वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, हाँ, तो फिर मैंने भी राजनीति को फॉलो करना चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ताकि मैं भी उनके साथ संवाद कर पाऊँ। हाँ। ये किस एज ग्रुप की बात है आपकी? एक्चुअली अगेन हमारा बचपन ऐसा था कि अधिकतर हाई स्कूल तक
हमारी मदर ही हमारा मतलब पढ़ाई और सब चीज़ें देखती थी। लेकिन जब मैं 16 साल का हुआ तो फिर मेरे फादर ने मुझे बुलाया अलग से। हाँ। उन्होंने कहा, देखो जीवी, अब तुम 16 साल के हो गए हो। 16 साल की उम्र से एक पिता और पुत्र का संबंध पिता पुत्र से अधिक एक दो दोस्तों का हो जाता है। तो उनने कहा कि आज से हम दोनों दोस्त हैं, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और बिल्कुल जैसे तुम एक दोस्त से बात करते हो, दोस्त से हर बात शेयर करते हो, तुम्हें जब लगे तुम मुझसे कोई बात शेयर कर सकते हो। और मैं आज भी उनका तो सदैव मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने एक ये ऐसा संबंध मेरे साथ बनाने का प्रयास किया बहुत ही कम उम्र में। और वाकई में आप तो उनकी नेचर जानते हैं, पूरा प्रदेश और देश उनकी नेचर जानता है। वो बहुत ही लिबरल व्यक्ति हैं। बचपन से वो एक ऐसे वातावरण में बड़े हुए जहाँ पे मैं तो था 10 साल का जब मैं बोर्डिंग स्कूल गया था जी। मेरे फादर तो 5 साल के थे तब पहुँच गए जब वो दिल्ली कॉलेज में उनको एडमिशन कराया गया था उस समय। उन्होंने उनके पिता को बहुत ही कम उम्र में खोया था जब वो सिर्फ 20 साल के थे। उस समय उनके एक छोटे भाई भी थे और एक बहन भी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी उस समय। तो और माँ घर पे थी। तो वो सब संघर्ष करके नगर पालिका अध्यक्ष वो बने, फिर विधायक बने, फिर स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के मंत्रिमंडल में फिर वो शामिल हुए, और फिर सांसद और पीसीसी अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री पर गए। लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो उनका एटीट्यूड हमेशा रहा है बहुत पॉजिटिव रहा है हर बात पे, और इसीलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके जैसा भी एक पिता मिला है जिन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। और उनकी नेचर भी ऐसी है कि वो कभी सलाह नहीं देते। अगर आप सलाह मांगोगे तो ही सलाह देंगे, नहीं तो आप जो कर रहे हो आपको करने देंगे। मतलब मैं एक बेटे के रूप में बात कर रहा हूँ जी। उनने कभी भी मतलब बिना मांगी सलाह नहीं दी है। हमेशा अगर मैं उनसे पूछूंगा तो ही वो मुझे बताएंगे, नहीं तो कभी कुछ कहते नहीं है वो। ये उनका मतलब एक नेचर में ही है उनके। कमाल है। बहुत बहुत खूबसूरत बात है ये जो आपने दिग्विजय सिंह जी की पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताई। मुझे याद है जब आप पढ़ाई के बाद लौटे थे विदेश से जी, और जब आपकी पहली पदयात्रा थी जी, मैं भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसे कवर करने आया था, और तब हमने दिग्विजय सिंह जी से पूछा था कि एक पिता ने, एक एक्सपोनेंट पॉलिटिशियन ने अपने उभरते हुए पॉलिटिशियन की तरह कोशिश कर रहे पुत्र को क्या सलाह दी। तो उन्होंने कहा कि जूते अच्छे पहनो पदयात्रा करते समय जो तकलीफ ना दें आपको, और आप उसको पूरे अच्छे कंफर्टेबल तरीके से। ये उनका लाइटर वेन का भी एक उनकी हाजिर जवाबी बड़ी ज़बरदस्त रही है जी। और हमेशा वो बहुत टफ मोमेंट्स में, बहुत ही टेंस मोमेंट को भी इसीलिए अपने ठहाकों से जी वो निकाला। एक दोस्ती का सिलसिला हो गया, फिर पॉलिटिक्स में आने का विचार आपका कब बना? जब आप पढ़ रहे थे बाहर, या फिर उसी दौरान कोई इंटरेक्शन हुआ पिताजी से, माताजी से? लगभग कॉलेज के बाद साहब मैंने मेरा जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी मैंने दिल्ली से की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था जी। उसके सीधे बाद मैं गया था बॉम्बे। वहाँ मैंने 4 साल नौकरी भी की थी। हाँ, आपने नौकरी एक कंसल्टिंग कंपनी में। तो तभी उसी समय पे जो एक 24/7 न्यूज़ चालू हो गई थी तब तक, 24 जी। और ये बात है 2005, 6, 7 की। और तभी 2004 में राहुल जी भी पहली बार चुनाव में आए थे। और जब भी हम उस समय 2004 और 2008-9 के बीच में जब मैं रावगढ़ वापस आता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई आप क्यों नहीं आते राजनीति में? आप भाई हमेशा ज़्यादातर आप बाहर रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी तो हमारे साथ रहो। आप तो भाई बाहर रहते हो, आप क्यों नहीं आते हमारे बीच? तो फिर वो बात मेरे मन में थोड़ा आती रहती थी कि भाई मैं भी, अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं समय दे रहे रावगढ़ में। तो जब मैंने ये बात कही तो मेरे फादर बहुत रिलक्टेंट थे कि भाई तुम क्यों आ रहे हो इस फील्ड में, ये बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स बहुत ही अनस्टेबल एक व्यवस्था, एक प्रोफेशन है। कहा जी, क्योंकि इसमें आप चुनाव जीत रहे हो तो आप एक
पद पे हो या आप पावर में हो या नहीं हो या नहीं भी हो तब जी, भी तो भी हो। हाँ, हाँ। तो उनने हमेशा कहा कि देखो ये फील्ड ऐसी है जो पूरा आप पे निर्भर नहीं है स्वयं पर, उसमें कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा योगदान जनता का भी रहता है और परिणाम बदलते रहते हैं, हर 5 साल एक नई परीक्षा आती है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अनस्टेबल प्रोफेशन है और तुमने अच्छी डिग्री है तुम्हारे पास, अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा पैकेज है, तो इसको आगे बढ़ाओ, खुद को और मजबूत करो आर्थिक रूप से, कहाँ इस राजनीति में आना चाह रहे हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी भी मदद करनी, वो भी उस समय उनकी अब उनकी एज काफ़ी 60+ हो चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपका भी सहयोग करना है और मुझे जनरल रुचि है इस फील्ड में। और इसमें आखिर अगर आज के दौर में अगर एक शिक्षित युवा राजनीति में आता है और इस सोच के साथ आता है कि उसको पॉजिटिव काम करना है, सकारात्मक कार्य करने हैं, तो उसने बुराई किया है। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारा क्षेत्र में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र है, अनेकों 500 के लगभग गांव हैं, तुम पहले उन गांव में जाओ, उन लोगों से मिलो, अपने खुद के संबंध बनाओ, जो संबंध मेरे हैं उन पर निर्भर मत रहो, खुद के संबंध बनाओ और अगर तुम वो संबंध बना सकते हो तो फिर देखेंगे। ये उनका जवाब जी जी। तो उस समय फिर आप पधारे थे पदयात्रा में उस समय शरद जी, तो उस समय ही वो संबंध, कुछ संबंध पहले के भी थे, हमारे बचपन के भी थे, लेकिन अधिकतर संबंध जो हमारे बने थे उन पदयात्राओं में ही बने थे और आज भी वो संबंध अटूट है। आज भी मैं ये बात कह सकता हूँ गर्व के साथ कि आज भी हमारे हर गांव में, मजरा में, हर छोटे छोटे बसाट में भी हमारे निजी संबंध हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो। और हमेशा मैं ये प्रयास करता हूँ कि विधायक तो मैं ठीक में हूँ, लेकिन उसके पहले एक रावगढ़ के नागरिक के हिसाब से भी मैं एक हर व्यक्ति को की मदद भी कर पाऊँ, सहयोग भी कर पाऊँ और एक अच्छे संबंध सबके साथ बनाऊँ, क्योंकि राजनीति तो है लेकिन संबंध सब कुछ होते हैं। ये और संबंध हमेशा मधुर होने चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, रिलेशन ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आपको जैसा पहली बार देखा और जैसा आप देखता हूँ, उसमें आपके व्यवहार, व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं है। एक और चीज़ मैंने पॉइंट आउट की है जी, और वो आपके हेयर स्टाइल जी और आपके बाल, मुझे लगता है ये आपको बहुत प्रिय है। राजनीति में आने के बाद भी लोगों ने सलाह दी होगी कि अब थोड़ा सा जरा हेयर कट थोड़ा ऐसा करिए वैसा। इज इट ट्रू सर कि आपको अपने बालों से या इसको लेकर आप काफ़ी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ सर, इसलिए हमेशा मैं कम हेयर कट करा पाता हूँ, लेकिन अच्छा, इस पे मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ। तो हेयर कट आपको कराना पसंद नहीं है क्या, जिसकी वजह से बाल बढ़ते जाते हैं? कभी कभार सर टाइम मिल नहीं पाता है कभी कभार, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि एक वो कहावत है अंग्रेजी में, हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। सो वेरी ट्रू। चित्र नहीं, चरित्र पे कुछ और, अब चूंकि एक पॉलिटिशियन के तौर पर आपने मजबूत शुरुआत की है और अब आप तीसरा टर्म आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके 14 महीने की गवर्नमेंट में। राजनीति का कौन सा पहलू आपको बहुत अच्छा लगा और कौन सा पहलू ऐसा था जो चुभा भी, कि आपको लगा कि तकलीफ भी हुई कि हाँ इसके लिए मुझे तैयार रहना है? पहले तो कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी उस पर बात कर लेते हैं, फिर कौन सी चीज़ जिसने बहुत तकलीफ दी आपको, कि ऐसा भी होता है, धोखा भी हो जाता है कई बार, या कई बार जो मित्र रहते हैं वो शत्रु भी हो जाते हैं? जी जरूर सर, आई थिंक आपने दोनों पॉइंट लगभग कह ही दिए हैं। राजनीति एक समुद्र जैसी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ। आपको खुद आपका डायरेक्शन ढूंढना है। हाँ। और अनेकों इसमें पॉजिटिव्स हैं इसमें, चाहे जो काम क्षेत्र का हो हम उसकी बात करें, या फिर एक विधायक के रूप में जो सदन के अंदर जो कार्रवाई रहती है, जो हमें अनेकों जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का सौभाग्य मिलता है, अनेकों विकास कार्यों के बारे में बात करने का मौका मिलता है, और सत्ता में भी आकर एक मंत्री के रूप में जो मुझे अवसर मिला था कमलनाथ जी के साथ, वो भी एक बहुत ही एक अच्छा अनुभव था और बहुत नया था मेरे लिए। चाहे मैं एक
राजनीतिक परिवार से आता हूँ, लेकिन मैंने कभी उस समय स्वयं उसका मैंने कभी मुझे उसका एहसास नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट को कैसे एक व्यक्ति चलाता है और कैसे उसमें क्या क्या उसमें अनेकों उसमें चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन वो बहुत ही अच्छा समय था और बहुत कुछ हमको सीखने को मिला था उस समय। कमलनाथ जी बहुत अनुभवी भी हैं, वो तो पिछले 30 सालों से सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे थे, तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला था। और जैसा आपने खुद ही कहा कि राजनीति में ज़रूर कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं जब अपने ही पराये हो जाते हैं। वो भी हुआ था 2020 में। किसी को कल्पना नहीं थी कि सिंधिया जी इतना बड़ा और इतना एक अलग और अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव कदम उठाएंगे, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। तो इसीलिए जैसा मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटिक्स बहुत ही अनस्टेबल रहती है, अनस्टेबल है, लेकिन मैंने जो इसमें एहसास किया है सर कि आप काम करते जाओ, अब फल जब मिलना है मिलेगा, लेकिन कभी भी इसमें हताश नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आएंगे, लेकिन पॉजिटिव रहो और स्वयं अगर आपके कर्म सही हैं, अगर आप पॉजिटिव करते रहोगे तो फिर आपको उसमें आगे उसका आपको फल भी मिलेगा। ये मैंने हमेशा बिल्कुल ठीक है। थ्योरी ऑफ कर्मा जो है वो यही कहती है जी। और 2020 के बाद आपने राघोगढ़ में भी कई मित्रों को प्रतिद्वंदी राइवल्स में बदलते हुए देखा। जी। और राजनीति का वो चेहरा भी आपने देखा जी कि जहाँ ऐसा ये समझना बहुत कठिन हो जाता है जी कि किस तरह से चैलेंजेस आते हैं जी, किस तरह से कल जो साथ बैठे थे जी वो आप ही के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। जी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता या ईश्वर पर आपका कितना विश्वास है? अध्यात्म, धर्म का बहुत बड़ा महत्व है मेरी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं सिर्फ मैं ही नहीं, हर व्यक्ति चाहे देश का हो या विदेश का भी हो, जो पब्लिक सर्विस में जो रहते हैं, अगर आपको इस फील्ड में सफल होना है तो रूटीन बहुत ज़रूरी है। रूटीन, अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल। और मेरे निजी जीवन में मैं जब से राजनीति में आया हूँ, अभी मुझे लगभग 12 साल हो चुके हैं, तो मेरा तीसरा कार्यकाल है जी। तो इसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका रही है और पूजा पाठ की भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन मैंने इसको हमेशा निजी माना है। ये एक विषय ऐसा है धर्म का और क्रियाओं का जो आपके बहुत नज़दीक रहता है ये, और इसीलिए इसको ज़्यादा सार्वजनिक करना ज़रूर। हम राजनीति में अनेकों हमारे वीडियो बनते हैं, हम मंदिर पे जा रहे हैं, अनेकों धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, साधु संतों से मिल रहे हैं, मंदिरों पे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एक दिन की प्रक्रिया है वो उसका बड़ा महत्व रहता है। तो जैसा आपने कहा, अध्यात्म का जरूर सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे पिता, मेरी पूज्य माता जी, मेरी बहनों के, मेरी वाइफ, हम सब के जीवन में अध्यात्म का और पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व रहता है। और ये सबसे सिखाया गया है पीढ़ियों से। अब जैसे रावगढ़ किला है तो यहाँ भी लगभग अलग अलग 10-12 मंदिर हैं। प्रतिदिन सब मंदिरों पे पूजा पाठ होती है। जब मैं बात करता हूँ मेरे पिता से तो वो याद करते हैं कि उनकी पूज्य माता जी ने, मेरी दादी ने उनको सिखाया था बचपन में कि हर त्योहार में कैसे पूजा करनी चाहिए है, क्या क्या अलग उसमें नियम कायदे होते हैं, क्रियाएं होती हैं। और फिर हमारे माता पिता ने हमको सिखाया
और अब मैं मेरे बेटे को सिखाता हूँ। तो ये सब चीज़ें तो क्या है वो पास ऑन होती रहती हैं। हाँ। लेकिन अध्यात्म भी एक ऐसी चीज़ है सर जो आप में स्वयं आती है। ज़रूर आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको सलाह दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म और धर्म के प्रति विश्वास आप में तभी आएगा जब आना है, जब ऊपर वाला तय करता है, और वो अनुभव से आता है। बहुत कुछ जो एक व्यक्ति जीवन में देखता है और जो सहन करता है तो ही फिर उसका जीवन और वो निर्भर अपने स्वयं पे होता है कि भाई हम उस अनुभव से हम किस दिशा में जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अध्यात्म से विपरीत हो जाते हैं। अगर उनको सफलता ना मिले या मिले भी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर उसको लेते हैं पॉजिटिव वे में। हाँ, बिल्कुल ठीक और है। उससे और बेहतर उसमें करने का प्रयास करते हैं। जी जी। राजनीति से आगे का एक जो पड़ाव, जब आप एक युवा जयवर्धन से फर्स्ट टाइमर हुए और इसी बीच में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया जी। तो हालांकि ये भी एक निजी विषय है, लेकिन जितना हम जानते हैं आपकी जीवन संगिनी को, एक पॉजिटिव सपोर्ट उनका, और एक बहुत जो ट्रेडिशन भी है आपके यहाँ कि पर्दे के पीछे रहना, कभी नज़र नहीं आना, कभी किसी कार्यक्रम में, मैंने आपके साथ किसी पब्लिक अपीयरेंस मुझे याद नहीं आता, तो वो भी नई पीढ़ी से हैं, आप भी नई जनरेशन से हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोच अपने एंसेस्टर्स की तरह रहे हैं और वो नया पुराना की डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब आप गठबंधन में बंधे तो क्या फील किया आपने, मतलब कि यहाँ सेल्फ इम्पोजिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कई जगह ज़रूरी है, उनकी सलाह कितनी महत्वपूर्ण है, आपकी सलाह कितनी महत्वपूर्ण है? जी। जैसा कि मैंने कहा सर, जैसे कि अध्यात्म भी है तो उसी प्रकार से शादी का भी समय आता है, और ऐसा संयोग रहा कि मैं विधायक पहले बना, शादी बाद में हुई। जी। हाँ। तो एक प्रकार से ठीक भी रहा, क्योंकि फिर जब हमारा संबंध तय हो रहा था तो मैंने चेतावनी दी थी मेरे वाइफ को कि भाई देखो, मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, और पब्लिक लाइफ में थोड़ा कम समय रहता है प्राइवेट लाइफ के लिए। हाँ। मैंने उनको इस बात पे सावधान तो किया था, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर जी कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिली है जो मेरी फील को समझती भी हैं, और क्योंकि बहुत समय ऐसा रहता है जब शायद एक विधायक या एक सांसद या एक मंत्री अपने परिवार को जितना समय देना चाहिए है हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसे समय में जो गृह मंत्रालय रहता है घर का, वो सॉलिड रहे, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हाँ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि चाहे राघवगढ़ हो चाहे भोपाल हो, लगभग जो भी घर के कार्य होते हैं, हाँ। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ ही बॉस रहती है, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करता हूँ। जी। और उसके साथ साथ जो भी और भी जो ऐसे क्योंकि फैमिली के प्रति भी, जैसे हमारा बड़ा परिवार है, मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, उनके भी बच्चे हैं, भांजे भांजियाँ हैं, अनेकों पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, वो सब चीज़ें मेरी वाइफ मैनेज करती हैं। तो और क्योंकि वो उनका मायका बिहार में है, वो भी बचपन में हॉस्टल में थी, मेयो गर्ल्स अजमेर में। लेकिन बिहार से मध्य प्रदेश आना और तत्काल पूरा घर संभालना आसान नहीं है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक ऐसी
श्रीमती मिली हैं, जो घर को भी संभालती हैं और मुझे भी संभालती हैं। वो भी बहुत भाग्यशाली हैं, और तभी ये एक आइडियल जोड़ी तभी है क्योंकि आपकी जो सादगी है, जो सरलता है और ट्रस्ट है, जो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। ये जो साझेदारी है जीवन की, यहाँ ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ट्रस्ट का बैलेंस ज़रा भी इधर उधर हुआ तो चीज़ें अपरेंटली तो ठीक दिखती हैं लेकिन वो ठीक होती नहीं है। तो ये इक्वली आप दोनों को क्रेडिट है इसके लिए। राजनीति में जब आप आते हैं तो बहुत सारे हमले होते हैं, बड़ी चुभती हुई बातें होती हैं। पहला तो आपने शुरू से ही सुनी होगी बात, नेता पुत्र, बड़े नेता के पुत्र हैं। अब जबकि राजनीति में आप अपने को स्थापित कर चुके हैं अपनी मेहनत की वजह से, क्योंकि जितना हम समझते हैं, जानते हैं, ये बात सही है दिग्विजय सिंह जी, इसमें आपको बहुत अलग है उनकी सोच कि मैं नहीं करूँगा हेल्प, यू आर कैपेबल इनफ तो लड़ो करो। यहाँ आने के बाद अब ये शुरू हो जाता है कि साहब अब जयवर्धन जी तो मुख्यमंत्री बनने के लिए और उनके पिताजी भी प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक र्यूमर मॉगरिंग भी होती है सर, और ये आपके अपोनेंट्स और विद इन दी पार्टी भी कई लोग मिलकर इस तरह के एक नरेशन को, नरेटिव को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर, कई बार बड़ी झुंझलाहट होती होगी। दुख होता है सर, क्योंकि मैं इस फील्ड में कोई बड़ा पद हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ आया था क्योंकि मुझे लगा कि मुझे रावगढ़ आना चाहिए वापस और जनता की सेवा करनी चाहिए है। ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन वो हमारे हितैषी नहीं होते, फिर उनका कहीं ना कहीं कुछ और ही मकसद होता है। एट द सेम टाइम राजनीति एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत सम्मान भी मिलता है और बहुत नेगेटिविटी भी रहती है। लेकिन इंडिविजुअली आपको ये भी विचार करना चाहिए है कि आपकी इमेज और पहचान किस प्रकार से होगी। जैसा आपने कहा कि जो राजनेता या जो विधायक एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है जी, तो ये बात सही है कि 2013 में जब मैं पहली बार विधायक बना था तो एक सबसे बड़ा कारण था कि मैं दिग्विजय सिंह जी का पुत्र था, पहला चुनाव था, तो उनकी 99% उन्हीं की भूमिका थी। लेकिन 2018 और 2023 दोनों चुनावों में वो एक बार भी नहीं आए। पूरे चुनाव में उनकी ना एक सभा हुई, ना उनकी कोई पब्लिक मीटिंग्स हुई, ना वो रावगढ़ आए। तो जब मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये डेलिबरेटली उन्होंने किया। उन्होंने कहा था, उन्होंने 2013 में मन से कहा था कि मैं पहली बार और आखिरी बार इसके लिए वोट मांग रहा हूँ। उसके 2013 में कह दिया, 13 में कहा था, विधानसभा आखिरी सभा में कहा था। 2013 की जो आखिरी सभा थी वोटिंग के 2 दिन पहले, उन्होंने स्पष्ट ये बात कही थी कि अगर ये अच्छा काम करे तो इसके लिए वोट करना, और अगर ना करे तो मत करना। ये उन्होंने सीधा कह दिया था जी। और उन्होंने मन से ऐलान किया था कि ये मैं पहली बार और आखिरी बार इसके लिए वोट मांग रहा हूँ। इसके बाद ये जाने और आप लोग जानो। इसके साथ साथ सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिक्कत ये है कि लोग और जो पब्लिक परसेप्शन रहता है, वो लोग सोचते हैं, एक पब्लिक सोचती है कि राजनीति या पॉलिटिक्स एक प्रिविलेज है। लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा, जो लोग इसको देख भी रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कि आप राजनीति को एक प्रिविलेज के रूप में मत देखें, आप इसको एक सेवा के रूप में देखें। और आप ये भी विचार करें कि हर व्यक्ति जिसके पिता या परिवार राजनीति में रहते हैं, या तो वो उस पद का फ़ायदा उठाएं और बड़ी बड़ी बिजनेसेस करें,
और आर्थिक रूप से और मजबूत हो जाए, या फिर वो 24/7 सेवा में रहे और खुद पॉलिटिक्स में आए। तो मैंने हमेशा ये सोचा है, और ये मतलब वास्तविकता भी है, कि पॉलिटिक्स में आना कोई आसान काम नहीं है। ये एक अगर आप इसको सही प्रकार से करते हो तो, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स भी रहते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति इसको सही प्रकार से करे, और जो मेरा सदैव प्रयास रहा है, तो इसमें बहुत अधिक निजी खर्चे भी होते हैं, और इसमें आसान नहीं है ये लाइफ, या आसान नहीं। और तो मेरा इसमें यही है कि हमको एटीट्यूड चेंज करना चाहिए हमारा। भाई अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में आ रहा है तो ये देश की सेवा है, कि भाई आप समय जनता के लिए दे रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो। जरूर इसमें एक विधायक बनने पर सुविधाएं मिलती हैं, मंत्री बनने पे और सुविधाएं मिलती हैं, सांसद बनने पे मिलती हैं, केंद्र मंत्री बनने पे और भी, और फिर जो और उससे बड़े पद होते हैं, लेकिन उस पद तक पहुंचना कोई व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। और कोई भी पिता अपने बेटे को विधायक या मंत्री या सीएम नहीं बना सकता, जनता बनाती है। ठीक बात। क्योंकि एक व्यक्ति की खुद की पहचान होती है, और अगर पहचान पॉजिटिव है तो जनता समर्थन करेगी, और अगर मान लो जनता को नहीं पसंद है तो आपको घर भी बिठा सकती है। बिल्कुल आपने तो सही इसीलिए मैंने हमेशा मैं हर व्यक्ति के लिए जी, अनेकों लोग ऐसे हैं जो स्वयं के बल पर राजनीति में आते हैं और बिना कोई परिवार के बैकिंग के, और वो तो उनकी तो बहुत उनकी रहती है काबिलियत कि वो स्वयं की मेहनत से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति एक पॉलिटिकल फैमिली से आ भी रहा है, लेकिन अगर वो एक बार के बाद पुनः वापस लगातार चुनाव जीत रहा है, और तो उसमें बुराई क्या है। और मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आ भी रहा है तो भाई जनता तय करे, जनता तय करती भी है, जनता तय करती है। और ऐसा होता तो भारत में इतने स्टेट्स हैं जी, अगर हम 47 के बाद से गिनती शुरू करें 2025 तक, तो कितने नाम आपको याद आते हैं या हमें याद आते हैं कि मुख्यमंत्री थे इनके पिता, 47 के बाद बने, फिर बने, और कितने मुख्यमंत्री पुत्र मुख्यमंत्री बने, या कितने विधायक बने, या कितने कामयाब पॉलिटिशियन हुए। कोशिश की होगी लोगों ने, उनके परिवारों से कोशिशें हुई होंगी जी, लेकिन कितने नाम हमको याद आते हैं कि नहीं साहब ये भी मुख्यमंत्री थे, ये तीसरी पीढ़ी है मुख्यमंत्री की, ये चौथी पीढ़ी है, ये पांचवी। ये बात सही है कि लोकतंत्र एक बड़ी खूबसूरत जगह है, और ये खुद बताता है कि आपकी लोकप्रियता कितनी है। आपको कहीं से मीटर लाके या कोई मैनेज करके आपको मापने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूड करूँगा एक दो सवालों के साथ। बड़ा आपके साथ बात करके मैं आपके भीतर के एक फ़िलासफ़र को भी देख रहा हूँ, जो शायद मुझे लगता है कि आमतौर पर बहुत कम एक्सप्लोर होता है, लेकिन आज हमने उसको भी आपके साथ बातचीत में एक्सप्लोर किया। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में अपनी जेब से पैसा लगता है। अब 100 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, 300 लोग आ गए, 400 लोग आ गए, और उनमें आपको मालूम है कि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं या अधिकांश लोग ऐसे हैं जो भोजन भी नहीं कर पाए। आप घर में भोजन बनवाते हैं, और ये कई बार 365 दिन चलती है ये प्रोसेस। कई बार ये लोग कहते हैं ऑब्जर्वर्स की यही चीज़ एक पॉलिटिशियन को करप्ट भी करती है। कई बार वो सत्ता में रहे न रहे, विधायक रहे, सांसद रहे न रहे, वो बंगले आने वाले, घर आने वाले लोगों को मना नहीं कर सकता। ऐसे में समाज को सामने आना चाहिए, या किसी सिस्टम को सामने आना चाहिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट करे इस सिस्टम को। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हम एक बड़े क्रेडुलस अप्रोच से जाते हैं कि नेता के पास अरबों रुपया होगा, करोड़ों रुपया होगा। ये भी सच नहीं है। ये भी एक ऐसी सोच है जो बहुत बन गई है। इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत गहरा प्रश्न पूछा है,
और ये ज़रूर एक चैलेंज है, और ये सिर्फ बात मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे एक चैलेंज पूरे देश का है, पूरे देश का है। जिस प्रकार से आप तुलना करो भारत और अमेरिका की, तो अमेरिका में तो लॉबिंग लीगल है, लीगल है वहाँ लीगल पे है। हाँ। हर पॉलिटिशियन को मतलब ऑन पेपर लोग सपोर्ट करते हैं, फंडिंग कराते हैं जी। और यहाँ पर विवाद हो जाए, सिस्टम थोड़ा, हाँ, यहाँ विवाद हो जाए जी, पूरे सिस्टम में जी, पारदर्शिता नहीं है, नहीं, ये कहें। हाँ। और इसमें ज़रूर रिफॉर्म्स होने भी चाहिए हैं, ताकि भविष्य में अकाउंटेबिलिटी भी रहे। ज़रूर सपोर्ट मिलता है, लेकिन उस सपोर्ट का फिर बाद में हाँ अकाउंटेबिलिटी कैसे रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। दूसरा चैलेंज ये रहता है, और आपने जो एक प्रश्न मुझसे पहले पूछा था कि राजनीति की सबसे अच्छी और बुरी बात क्या है, हाँ। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है राजनीति का, तो वो ये है कि आप सबको सदैव खुश नहीं रख सकते। आपके पास हर दिन 100, 200, 300 लोग आएंगे, जरूर कुछ लोग आते हैं निमंत्रण के लिए भी, शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए भी, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए भी, लेकिन 90% लोग जो एक विधायक या सांसद के पास आते हैं, वो तब आते हैं जब उनके जीवन में या उनके परिवार में कोई संकट रहता है, विवाद रहता है दो पक्षों में। अगर एक पक्ष का भी आप मदद या सहयोग करोगे तो दूसरे पक्ष का तो नहीं कर पाओगे। तो और एक ये चैलेंज है एक पॉलिटिशियन, एक नेता के लिए, कि आपके कार्यकाल में जो नेगेटिविटी आएगी, और वो आएगी, आप उससे बच नहीं सकते, सबको आती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद, सरपंच भी हो। आप उसको कैसे आप झेलते हो, आप उसको कैसे संभालते हो? आपने भी झेला होगा। जरूर, मैं हर दिन झेलता हूँ, हर दिन नेगेटिविटी होती है, हर दिन कोई ना कोई तो आएगा जो दुखी है। वो आ सकता है एक बीमारी के हल निकालने के लिए, वो आ सकता है एक ज़मीन के विवाद के लिए, वो आ सकता है कि उसको एडमिशन हो गया है लेकिन पैसे नहीं है फीस भरने के लिए, वो आ सकता है कि साहब डिग्री तो मेरे पास है लेकिन नौकरी नहीं है, नौकरी लगवाओ मेरे लिए। मेरे पास तो हर दिन आते हैं, मेरे पास हर दिन 20 से 50 लोग आते हैं मेरे पास कि साहब नौकरी लगाइए हमारी। हमारे पास हम बीए हैं, बीएड हैं, बीएससी हैं, बीटेक हैं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही साहब, कहीं मदद कीजिए हमारी। कुछ की मदद हो पाती, कुछ की नौकरी नहीं लग पाती, तो वो भी नेगेटिविटी का सामना करना बड़ा इम्पोर्टेंट। ज़मीन का विवाद हो गया साहब, थाने में विवाद हो गया, दो गुटों में लड़ाई हो गई, किसका पक्ष लो किसका नहीं लो, कौन सही है कौन गलत है। तो ये क्या बहुत माइक्रो लेवल की मैं बातें कर रहा हूँ, शायद ये एक प्रकार से प्रदेशव्यापी समस्या नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के सामने क्या चुनौतियाँ होती, क्योंकि देखो एक बार आप विधायक बन गए, फिर आप पब्लिक के हो गए, भाई जो 2 लाख 2.5 लाख आपके मतदाता हैं, आप उनके हवाले हो गए, उनने आपको वोट किया है, उनने आपको 5 साल के लिए विधायक बनाया है, अब वो तो आपके पास आएंगे जी। इस समय जो जोड़ी है आपके साथ जो लीड कर रही है मध्य प्रदेश को, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी, एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, यंग कॉम्बिनेशन माना जा रहा है, और जो कमलनाथ जी की अगुवाई में सरकार बनी थी उसने यंग लीडरशिप को प्रमोट किया, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट के तौर पर उसे देखा गया था 2014 में, जिसके अधिकांश कैबिनेट मिनिस्टर्स 40 या 45 बिलो थे। कैसे देखते हैं आप इस कॉम्बिनेशन को? इनिशियली दोनों के बीच में सो कॉल्ड रिफ्ट हमेशा जो देखी जाती है, जो एक ट्रेडिशनल राइवलरी मानी जाती है, और ये भी राजनीति का एक, मुझे लगता है एक अनिवार्य बुराई है, ये एक इसको मान के ही चला। आप कैसे देखते हैं 2028 की तैयारियों को, और इनके साथ आप लोग कैसे चल रहे हैं? ये तो क्या है कि अफवाहें होती हैं, गलत अफवाहें होती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का अच्छा तालमेल है, दोनों अच्छा समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सही बात कही कि कहीं ना कहीं अगर आज हम देखें तो एक बहुत बड़ा
चैलेंज है कांग्रेस के सामने, जहां पिछले 22 साल में 20 साल हम सत्ता से बाहर रहे हैं और अधिकतर लोग जिन्हें सत्ता देखा था अब वो लगभग बिल्कुल उनके शायद राजनीतिक जीवन के बिल्कुल सही बात है, आखिरी उस हिस्से में आ गए हैं। लेकिन चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अन्य हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा, जो समय और जो अवसर अनेकों युवा विधायकों को मिला था मंत्री के रूप में 2019 में, उन 14-15 महीनों के लिए, आज वही लोग कहीं ना कहीं आज सामने उनको आज मौका मिला है। उनमें से दो हमारे, जैसा आपने कहा, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघा जी, दोनों उस समय कैबिनेट मंत्री थे। जीतू पटवारी जी के पास उच्च शिक्षा और युवा और खेल विभाग था, उमंग सिंघा जी के पास वन मंत्रालय था, और आज दोनों को कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है जहां वो प्रदेश में कांग्रेस को आगे मजबूत करें। पूरा मार्गदर्शन कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का उन्हें मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। लेकिन चुनौती बड़ी है। एक ऐसी वर्तमान में सरकार हमारे सामने है जिनके लोगों को सत्ता में 2 दशक हो गए हैं जी, और लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव ये भी है कि नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। तो एक नए मुख्यमंत्री इस स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं, वो अभी देखेंगे क्या होता है अगले कुछ सालों में। लेकिन आज जो स्थिति मध्य प्रदेश में है, कहीं ना कहीं मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि 2023 में भी कांग्रेस को अधिकतर किसानों के वोट मिले थे, लेकिन लाडली बहना योजना ने कहीं ना कहीं जो एक माहौल बना था उससे हमको बहुत नुकसान हुआ, और हम ये बात का आश्वासन महिलाओं को नहीं दे पाए कि अगर सरकार हमारी भी बनती तो हम भी इसका पूरा लाभ जनता को देते। प्रचार तंत्र आपको भी मजबूत करना होगा, काउंटर करना होगा उस प्रचार तंत्र से। सब उसका देखिए, बात काउंटर की नहीं है। हमारा विपक्षी दल क्या कर रहा है वो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं। चैलेंज हमारे साथ ये है कि हमें उससे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक आप हर हाउस होल्ड तक, हर घर तक नहीं पहुंचोगे, जब तक आपकी बात हर घर तक नहीं पहुंचेगी, तो आप कैसे सफल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने सर, और बहुत अच्छा लगा इस बातचीत में। कई सारी बातें आपने अपनी शैली में, अपने अंदाज में आपने कही। बहुत शुक्रिया, और आपकी भावी पॉलिटिकल जर्नी के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस सर। ये थे जयवर्धन सिंह, तीसरी बार के कांग्रेस के विधायक। पॉडकास्ट में इतना ही। अगली बार एक और किसी खास पर्सनैलिटी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।